हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम पंकज गुप्ता। आप सभी देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएस क्लासेज। तो आज के इस दूसरे लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के गणित 2025 में आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं। अगर आप आंसर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि हम अगले लेक्चर में हम सेट 7 के 2 क्वेश्चन तक हल कर लिए थे। अब हम आज 3 क्वेश्चन का हल करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। यदि आप इससे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जिससे पहले आप उसे जाकर देख लीजिए। तो हम आज इस क्वेश्चन को 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो कह रहा है कि अवकल समीकरण y log y dx माइनस यक्स डी वाई बराबर 0 का हल कीजिए। तो इसे हम हल करते हैं। तो यह कैलकुलस चैप्टर से लिया गया है। ऐसा क्वेश्चन हर बार हर सेट में रिपीट होते हैं। तो इसे आप ध्यान से देखिए और कॉपी कलम के साथ बैठिए, जिससे आप भी हमारे साथ हल कीजिए, जिससे आपको अभ्यास अच्छा से होने लगेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है अवकल समीकरण इतना को हल कीजिए। तो हम इसे पृथक्करण चर विधि से हल करते हैं, जिससे हम चर को पृथक्कृत करते हैं, विस्तृत करते हैं। जिधर उसका समाकलन हो जाए उधर उसे चर को विस्तृत करते हैं। तो चलिए इसे करते हैं। कह रहा है इतना दिया है तो हम इसे उधर भेज देते हैं। तो यह इधर जाएगा तो माइनस में होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो इस तरह लिख सकते हैं डी वाई बाई बराबर यक्स डी वाई बराबर वाई लॉग वाई डी एक्स होगा। अब हम यक्स को इधर भेज देते हैं और वाई लॉग वाई को नीचे ले देते हैं इधर। तो इधर लाएंगे लॉग वाई डी वाई बराबर 1/x को हम इधर भेज देंगे। तो हम इसे समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं समाकलन। तो log y तो मानेंगे यहाँ पर माना log y बराबर t और तो log y का अवकलन करेंगे y के सापेक्ष तो 1/y और यहाँ पर dy आ जाएगा dy बराबर dt। तो 1/y और dy के जगह यहाँ हम dt लिख देंगे और log y के t लिख देंगे। तो चलिए, तो हम यहाँ पर हम जानते हैं कि 1/t के सापेक्ष में समाकलन होगा तो log t आता है और 1/x x सापेक्ष है तो log x आता है और प्लस c। तो हमें इसे log को हटाना है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं log t बराबर log x प्लस log c। हम इसे कांस्टेंट है log c भी मान सकते हैं। तो आप जानते होंगे कि सूत्र log x प्लस log y तो log x हो जाता है। तो हम यहाँ पर log है तो यहाँ पर तुलना करेंगे t बराबर xc। तो यहाँ पर लिखेंगे t बराबर xc। तो t का मान हम माने थे log y तो x बराबर c। चूँकि यहाँ पर e रहता है, यहाँ पर बेस में log के बेस में e रहता है, तो हम इसे भी इस तरह भी लिख सकते हैं y बराबर e। यहाँ पर आएगा तो यह e के पावर में चला जाता है exc। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दिया है तीसरा का घ कह रहा है यदि आव्यूह इतना और आव्यूह भी इतना तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये आव्यूह चैप्टर से लिया गया है। यह हर सेट में मल्टीप्लाई आव्यूह को करने को देता है। इसे आप ध्यान से देखिए तो आपको
सब कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। हमें दिया है आव्यूह ए बराबर इतना और बी बराबर, तो ए बी तथा बी ए को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्व, यहाँ पर आव्यूह को लिख देंगे और कह रहा है ए बी का मान ज्ञात कीजिए, बी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले ए बी को मान ज्ञात करते हैं। तो ए का मान यह है और बी का मान यह। तो इसमें आव्यूह का मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पहले आव्यूह का रो और दूसरे आव्यूह के कॉलम से पहले आव्यूह के प्रथम टर्म और दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम का प्रथम टर्म गुणा होता है और दूसरे वाला के दूसरे गुणा होता है और योग में लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 तो 2 में गुणा होगा, तो 1 में 2 गुणा होगा तो 2, अब -2 तो 4 में गुणा होगा तो माइनस 4 दूना 8 होगा और 3 तो 2 में गुणा होगा तो प्लस 3 दूना 6। अब पुनः पहले आव्यूह का पहला रो और दूसरे आव्यूह के दूसरे रो से इसी तरह गुणा होगा। तो 1 तो 3 से गुणा होगा तो यहाँ पर 3 होगा, -2 तो 5 से गुणा होगा तो -10 और 3 तो 1 से गुणा होगा तो +3। अब इसी प्रकार पहले आव्यूह का दूसरा रो और दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से उसी प्रकार गुणा होगा। तो पहले -4 तो 2 से गुणा होगा तो -8 और 2 तो 4 से गुणा होगा तो +8 और 5 तो 2 से गुणा होगा तो 10। अब उसी प्रकार पहले आव्यूह का दूसरा रो और दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम से गुणा होता है तो यहाँ का टर्म मिलेगा। तो -4 तो 3 से गुणा होगा तो -12 और 2 तो 5 से गुणा होगा तो +10, 5 तो 1 से गुणा होगा तो 5। अब इसे जोड़ घटा लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है 6 2 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 होगा और 6 में से -10 को घटाएंगे तो -4 होगा और यहाँ से यहाँ कट जाएगा और 10 तो 10 रहेगा और 12 यहाँ जोड़ेंगे तो 15 में से 12 जाएगा तो 3। तो यही ए बी का मान होगा। अब हम बी ए का मान ज्ञात करते हैं। हम बी ए का मान ज्ञात करते हैं तो यहाँ पर बी का मान आव्यूह है और ए का ये मल्टीप्लाई तभी होता है जब इसका यह कितने कोटि का है, 3 क्रॉस 2 का कोटि है, यह 2 क्रॉस 3 का कोटि है। जब पहले आव्यूह का कॉलम और दूसरे आव्यूह के रो समान होते हैं तभी उसका मल्टीप्लाई संभव हो सकता है। तो इसका मल्टीप्लाई संभव हो सकता है तो इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले आव्यूह के पहला रो और दूसरे आव्यूह के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 से 1 में गुणा होगा तो 2 और 3 से -4 में गुणा होगा तो 3 चौके 12। अब इनसे 2 तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 -2 से गुणा होगा तो -4, 3 तो 2 से गुणा होगा तो +6। अब उसी प्रकार 2 तो इसमें गुणा होगा, इससे गुणा होगा, 2 3 से गुणा होगा तो 2 तिहाई 6 और 3 तो 5 से गुणा होगा तो 3 5 15। अब इसी प्रकार पहले आव्यूह का दूसरा रो इसी तरह गुणा करते चले जाएंगे। पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो 4 1 से गुणा होगा तो 4 और 5 तो -4 से गुणा होगा तो -20 और 4 तो फिर से दूसरे कॉलम से गुणा होगा, 4 तो -2 से गुणा होगा तो -60 और 5 तो 2 में गुणा होगा तो +10 और 4 तो 3 में गुणा होगा तो 4 क्या 12 और 5 तो 5 में गुणा होगा तो +25। और इसी प्रकार पहले आव्यूह का तीसरा रो इसी रो कॉलम से मल्टीप्लाई होते चले जाएगा। 2 तो 1 से गुणा होगा तो 2 और 1 तो -4 से गुणा होगा तो -4 और 2 तो -2 से गुणा होगा तो -4, 2 तो 2 से 1 तो 2 से गुणा होगा तो +2 और 2 तो 3 से गुणा होगा तो 6 और 1 तो 5 से गुणा होगा तो +5।
आप इसे जोड़ घटा लेंगे तो जितना अवयव का मान होगा वही BA का मान होगा। तो इसे 12 2 में से 12 को घटाएंगे तो -10 आएगा। अब 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 होगा और 4 में से 20 को घटाएंगे तो -16 होगा और 8 में से 10 को घटाएंगे तो 2 होगा यहाँ पर और 12 में 25 से जोड़ेंगे तो 37 होगा और 2 में से -4 को घटाएंगे तो -2 होगा और -4 में से 2 को घटाएंगे तो -2 होगा और 6 में 5 से जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 होगा। तो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 का अवयव मिल गया। अगर यहाँ पर जितना होगा तो नए बनने वाले अवयव 3 क्रॉस 3 के होंगे। यहाँ पर 3 होगा तो 2 क्रॉस 3 का आया होगा, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है तो 3 क्रॉस 3 का अवयव बनता है। तो यही BA का मान होगा और AB और BA का मान अलग होता है अवयव में। यह हमेशा बराबर नहीं होते हैं। AB बराबर BA अवयव में बराबर नहीं होते हैं, अलग-अलग होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। अब तीसरा का ग कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर x बराबर 0 पर संतत है। तो हमें इसे कैलकुलस चैप्टर से उठाया गया है, लिमिट चैप्टर से। तो इसे हमें x बराबर 0 पर हमें दिखाना है कि ये संतत है या नहीं है। तो हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हमें सिद्ध करना है कि x बराबर 0 पर संतत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्व f(x) बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर 0 पर संततता की जांच करने पर हम लिखेंगे। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे, उसके बाद से हम x बराबर 0 पर फलन का मान निकालेंगे। तो देखेंगे तीनों आपस में बराबर है तो सिद्ध होगा कि x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो चलिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे LHL। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। पहले हम 0 से एक पाँव पीछे चलेंगे, तो उसके बाद से एक पाँव आगे चलेंगे, उसके बाद से बिंदु पर देखेंगे, तब देखेंगे तीनों आपस में बराबर है, तभी वह फलन संतत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फलन। अब 0 में से h को घटा रहे हैं, तो यह x का मान है। तो x का मान रखने पर फलन का यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x। तो x का मान रखने पर यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x का मान 0 माइनस h का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे तो h को यहाँ पर टेंड कराएंगे तो 0 का होल स्क्वायर यानी 0 होगा। अब उसी प्रकार RHL राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं। तो अब एक पाँव हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू प्लस f(x) बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x) 0 प्लस h। तो x का मान है तो x स्क्वायर दिया है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर h को टेंड कराएंगे तो 0 का होल स्क्वायर यानी 0। अब x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान देखेंगे। तो x बराबर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर x बराबर 0 को रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। तो हमें पता चलता है कि 0 का होल स्क्वायर 0 ही होगा। तो हमें यहाँ से मिलता है कि LHL बराबर RHL बराबर x बराबर 0 पर फलन तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) संतत है।
यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है तीसरा का घ, यदि y बराबर एक्स क्यू प्लस 10x है तो d2y बटे dx2 का ज्ञात कीजिए। हमें इसे 2 बार अवकलन करने को कह रहा है। यह कैलकुलस चैप्टर से लिया गया है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इसे हल करते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डाल दिए हैं, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हम प्रत्येक सेट का वहाँ पर हम अनसोल्व पेपर अपलोड करते हैं जिससे आप भी हल कर सकें। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है यदि वो इतना दिया है तो हमें इसे 2 बार अवकलन करना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोल्व y बराबर एक्स क्यू प्लस 10x। अब इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर dy बाई dx हो जाएगा और dy बाई dx और एक्स क्यू प्लस 10x हो जाएगा। तो हम एक्स क्यू का अवकलन 3 तो बाहर आ जाएगा, 3 में से 1 घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब 10x का स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, आपको पता होगा पहले से। तो dy बाई dx का मान ज्ञात हो गया। अब पुनः हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे dy बाई dx और d बाई dx 3x स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से लिखेंगे d2y, यहाँ से d2 होगा, y होगा, यहाँ पर dd है तो यहाँ पर केवल d x स्क्वायर होगा। तो इस द्वितीय अवकलन को इस तरह लिखते हैं और 3x स्क्वायर को अवकलन क्या होगा, स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा और 2 में से 1 घट जाएगा तो x केवल बचेगा, तो बाहर 2 आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6x और प्लस सेक स्क्वायर का अवकलन। तो इसे मानेंगे t सेक स्क्वायर तो t स्क्वायर होगा, तो हम 2t होगा तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं सेक x होगा। अब जो t माने हैं सेक x, तो सेक x का अवकलन सेक x इंटू 10x होता है। अब यहाँ पर देखेंगे 6x प्लस सेक x इंटू सेक x, तो 2 बार है तो इस स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू 10x। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो यही इसका आंसर होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 4 है। 4 कह रहा है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर करेंगे, सभी को करना अनिवार्य होगा। तो पहला कह रहा है इसका समाकलन साइन एक्स प्लस ए dx का हल कीजिए। तो यह इंटीग्रल चैप्टर से लिया गया है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यह कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए तो आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। कह रहा है समाकलन कीजिए साइन एक्स इतना का हल कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्व आई बराबर लिख देंगे आई बराबर साइन एक्स। आई मैंने इंटीग्रल होता है, इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, उसके मतलब साइन एक्स प्लस ए को समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम पहले इसका देखिए, पहले ये नीचे है तो हम कैसे इसे समाकलन करेंगे, इसे हम मानेंगे और पुनः यक्स का मान निकाल कर इसमें पुट करेंगे और उसके बाद से देखेंगे तो समाकलन करने में आसानी होगा। तो चलिए इसे मान लेते हैं। माना यक्स प्लस ए बराबर टी। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं
तो यक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यक्स बराबर टी माइनस ए, यक्स बराबर टी माइनस ए लिख सकते हैं। तो हम पहले इसका यक्स सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यक्स का अवकलन 1 होता है और प्लस ए का अवकलन 0 होता है, और टी को dx के सापेक्ष अवकलन किए तो dx तो इधर आ जाएगा, dx बराबर dt। तो यहाँ पर हम dx की जगह dt रखेंगे और x की जगह यहाँ t माइनस ए रखेंगे और इसके जगह यहाँ t रखेंगे। तो चलिए अगले स्टेप को, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो साइन x की जगह हम लिखेंगे t माइनस ए, और हम x प्लस ए को माने हैं t, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन t, और dx बराबर dt लिखेंगे तो dx बराबर dt। तो इसे अब साइन ए माइनस बी को फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। तो ये क्या होता है, साइन टी कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए बटे में क्या है, साइन टी इंटू डी टी सभी का। तो अगले स्टेप में देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि साइन टी से साइन टी कट जाएगा और कास टी बटे साइन टी तो काट टी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों को ये यहाँ पर अलग अलग करेंगे तो साइन टी से साइन टी कट जाएगा और कास टी बटे साइन टी तो काट टी होता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो कास ए माइनस कॉट टी इंटू साइन ए को टी के सापेक्ष समाकलन करना है। तो चलिए इसे करते हैं। तो इसे कॉस ए तो कांस्टेंट है और साइन ए भी कांस्टेंट है। तो इसे समाकलन करेंगे तो कॉस ए इंटू टी होगा माइनस कॉट टी का समाकलन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा माइनस माइनस। तो यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर टी इंटू साइन ए तो कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा साइन ए। तो इसका आंसर टी का मान रखेंगे तो टी हम माने थे x प्लस ए, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए x प्लस ए और प्लस कॉस स्क्वायर टी साइन ए आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन दिया हमें चौथा का यदि ए तथा बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए बराबर इतना और पी बी बराबर इतना है, तो पी ए प्रायिकता ए यूनियन बी तथा प्रायिकता ए बी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। हमें दो ए तथा बी दो घटनाएं दिया है और कह रहा है स्वतंत्र है, जहां प्रायिकता ए का 3/10 है और प्रायिकता बी 6/10 है। तो प्रायिकता ए यूनियन बी तथा प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो हमें ए बी तथा स्वतंत्र है तो हम इसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी अगर स्वतंत्र है तो पी ए इंटू पी बी होता है। तो पहले हम इसे ज्ञात करते हैं। 3/10 मल्टीप्लाई प्रायिकता बी का 6/10 और या 2×5 = 10, 2×3 = 6, तो 3×3 = 9, 5×9 = 50। यही ए प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा। अब पुनः कर रहा है पी यूनियन बी का मान ज्ञात करना। तो आप लोग एक सूत्र जानते होंगे कि यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पी यूनियन बी बराबर प्रायिकता ए प्लस प्रायिकता बी माइनस प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ पर हम मानों को पुट कर देंगे। प्रायिकता ए का मान दिया है 3/10 और प्लस प्रायिकता बी का मान दिया है 6/10 और हम ज्ञात किए हैं प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी
9/50। तो हम सबका एलसीएम निकालेंगे तो 50 आएगा और 10 से 50 में भाग देंगे तो 5 बेर में कट जाएगा, तो 5 बेर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 होगा और 10 से 50 बेर में भाग देंगे तो 5 आएगा और 5 6 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा और 50 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। तो यहाँ 45 होगा, 45 में से 9 जाएगा तो 9 जाएगा तो 36/50। तो यहाँ इसे और छोटा भी करना होगा तो 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 18 आएगा और 50 तो 25 आएगा। यह प्रायिकता ए यूनियन बी का मान पता चल गया, तो ये इसका आंसर होगा। तो चलिए, यह प्रायिकता चैप्टर से लिया गया था। प्रायिकता चैप्टर से हमेशा 8 नंबर का क्वेश्चन आते हैं, तो प्रायिकता चैप्टर पढ़ के अवश्य जाइए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। हम लोग चौथा का ग कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए वेक्टर बराबर इतना है और बी वेक्टर बराबर इतना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। ये सदिश बीजगणित से चैप्टर से उठाया गया है। ये क्षेत्रफल निकालने वाले अवश्य आते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आना है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल आता है। ये दोनों में से एक जरूर आते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए वेक्टर से। तो चलिए इसे हल करते हैं। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं संलग्न ए वेक्टर और बी वेक्टर का दिया है, तो उसके द्वारा हमें क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज माने आमने सामने की भुजा जो समान होती है, ये वाला, उसी के पहले का ए वेक्टर एक भुजा का दे दिया और बी वेक्टर दूसरे भुजा का सदिश दे दिया है। तो कह रहा है इसके द्वारा हमें इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल ए लिख देते हैं और मॉड ए क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालेंगे, तो इसका जितना मान होगा वही इसका क्षेत्रफल होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हम पहले ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करते हैं। तो पहले हम लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप और आई कैप पहले। अब 3 आई का कोफिशिएंट यानी गुणांक 3 और जे के कोफिशिएंट 1 और के गुणांक 4। अब पुनः अब यहाँ इस रो में लिखेंगे बी के मान। तो आई कैप की गुणांक 1 और जे के गुणांक -1 और के कैप के गुणांक 1। तो अब इसे हल करते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आई कैप के लेंगे तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 1 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस पहले से लगता है और 4 से माइनस में गुणा होगा तो पहले से माइनस था एक और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 से 1 में गुणा होगा तो 4 और माइनस जे कैप इसे छोड़ेंगे और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और -1 तो 4 में गुणा होगा तो 4 प्लस अब के कैप को लेंगे तो इसे छोड़ेंगे और इसे छोड़ेंगे और -1 तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और माइनस यहाँ पर लगेगा और -1 तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। तो इसे हल करते हैं तो 5 आई कैप और -4 में से 3 जाएगा तो -1 बाहर आएगा तो +1 हो जाएगा यानी जे कैप और -3 -1 तो -4 के कैप होगा। तो हमें यह ए वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर का मान और इसका मापांक निकालेंगे तो रूट में आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर और जे का गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और के का
के गुणांक का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर रूट में होता है। अब इसे हल करते हैं तो इसे हल करेंगे तो 5 का वर्ग 25 होगा और 1 का वर्ग 1 होगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे तो टोटल 42 होगा। तो इसे लिखेंगे, यह क्षेत्रफल है तो वर्ग लिखेंगे और इकाई लिख देंगे। तो यही इसका मान हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको अच्छा से समझ में आया है तो लाइक कीजिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हल करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, यह प्रायिकता चैप्टर से उठाया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है मानेंगे, यहाँ पर माना दो बच्चे एक तो बॉय एक तो गर्ल है। तो हम समष्टि बनाएंगे। तो कह रहा है कि कम से कम तो 2 बच्चों का समष्टि बनाएंगे तो या तो दोनों लड़का हो सकता है, या तो दोनों गर्ल हो सकती है, या तो एक लड़का हो सकता है एक लड़की हो सकती है, और या तो पहला लड़की हो सकती है दूसरा लड़का हो सकता है। तो इसमें कुल नंबर कितने, नंबर ऑफ प्राप्त समष्टि 4 है। तो घटना क्या कर रहा है, घटना पहला क्या कर रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। तो घटना ई मानेंगे, ई घटना है। यहाँ पर लिखेंगे कम से कम एक बच्चा लड़का है, एक बच्चा लड़का है। तो ई बराबर क्या होगा, इसमें देखेंगे कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं तो एक तो लड़का है, ये है तो बी। तो इसमें देख रहे हैं एक भी लड़का नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। तो इसमें देख रहे हैं एक तो लड़का है तो इसे लिखेंगे बीजी। और इसमें देखेंगे इसमें भी एक लड़का है तो जीबी। तो इसमें कुल कितने नंबर ऑफ हैं, कुल 3 है। तो इसकी प्रायिकता है। तो अब घटना दूसरा क्या कर रहा है कि दोनों के लड़का होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे घटना यह है कि दोनों के लड़का होने की प्रायिकता होने की घटना है। यह बराबर दोनों के लड़का, यानी देखेंगे दोनों इसमें कौन लड़का है। तो देख रहे हैं ये दोनों लड़का, इसमें ये तो दोनों गर्ल है, ये एक लड़का एक लड़की, एक है यहाँ पर भी एक लड़की एक लड़का, दोनों लड़का तो बी है। तो इसमें कितने नंबर होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर यफ 1 है। तो इसके आगे की स्टेप करते हैं। तो हम यफ की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो प्रायिकता यफ को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ से प्रायिकता यफ को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ बटे प्राप्त कुल समष्टि। तो कितना नंबर यफ में आया था 1 बटे प्राप्त समष्टि 4। प्राप्त समष्टि यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर देखेंगे तो सूत्र क्या कर रहा था, हमको क्या ज्ञात करना था कि दोनों के लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो
तो एक सूत्र होता है, यदि जिसका मान, तो यहाँ पर हमको पता चल रहा है कि कम से कम एक बच्चा लड़का है। हमको दिया है कि एक बच्चा लड़का है, हमको ये पता है कि एक बच्चा लड़का है, तो हम इसे नीचे लिखते हैं, और जो नहीं पता होता है, जिसे हमें निकालना होता है, उसे हम ऊपर लिखते हैं। अर्थात हमें पता था कि कम से कम एक बच्चा लड़का है, तो हम इसे नीचे लिखेंगे, और दोनों के लड़का होने की हमें प्रायिकता निकालना होता है, तो हमें इसे ऊपर लिखेंगे, यानी यह बाई ई। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, यह बाई ई का मान ज्ञात करना है। तो इसे हम किस तरह लिख सकते हैं, तो पी एफ इंटर, तो हम इसे पी एफ इंटरसेक्शन एफ बटे पीई लिख सकते हैं। हमें यही मान निकालेंगे और इसी में पुट करेंगे, तो हमें दोनों के लड़का होने की प्रायिकता पता चलेगा। तो चलिए इसे करते हैं। हम पहले एफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर ई रहेगा, एफ इंटरसेक्शन ई को ज्ञात करते हैं। तो हमें क्या, एफ इंटरसेक्शन ई को देखते हैं कि यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एफ को निकालेंगे, तो दोनों में कॉमन बी बी है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी बी। तो इसमें नंबर ऑफ कितना है, एफ इंटरसेक्शन एफ बराबर 1, इसमें 1 है। तो इसकी प्रायिकता यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। कह रहा है प्रायिकता पी एफ इंटरसेक्शन ई का बराबर क्या होगा, एन एफ इंटरसेक्शन ई बटे कुल प्राप्त समष्टि। तो हमें इसका मान क्या है 1, और एन एस का मान 4 है, तो 1/4 पता चला। अब हमें क्या निकाला, प्रायिकता ई का मान, हमें इसे नहीं ज्ञात करना था, हमें प्रायिकता ई का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर निकालेंगे प्रायिकता ई का मान को होगा नंबर ऑफ ई कुल प्राप्त समष्टि। तो कुल कितना प्रायिकता ई, कुल कितने नंबर थे ई में, 3 थे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, और नंबर प्राप्त समष्टि कितना था 4, तो यानी 3/4। हमें यहाँ पता चल गया प्रायिकता इतना और इतना, तो यहाँ पर रखेंगे। दिस सोच आप लोग देख लेना थोड़ा, यहाँ पर इधर उधर लिख रहे हैं। तो प्रायिकता इतना का मान 1/4 है, और प्रायिकता पी ई का मान 3/4 है। तो यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, और 3 तो हर में चला जाएगा। तो प्रायिकता हमें क्या मिला है, 1/3, यानी दोनों के लड़का होने की प्रायिकता 1/3 है। तो इस तरह हम हल करते हैं, तो यही इसका आंसर होगा। तो यहीं इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। यदि आप इस लेक्चर में आपको अच्छा लगता है, तो नीचे फीड में कमेंट अवश्य करें, जिससे हमें भी कुछ मोटिवेशन होता है, और लाइक भी कर दें। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो नीचे दिए गए बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन 5 से। तो क्वेश्चन 5 से हम अगले लेक्चर से बात करने वाले हैं। तो इसमें सब 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, और सभी 55 नंबर के होंगे। तो चलिए अगले लेक्चर में हम मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए।